एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो देख सकते हैं डिफरेंस है बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बीच में। तो सबसे पहले बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म को समझने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बिहेवियरलिज्म के पहले क्या हुआ था, दैट इज़ प्री बिहेवियरल एरा क्या था और उसको कैसे समझा जा सकता है। तो 1900s में हम देखते हैं डिबेट इमर्ज होता है जहाँ पे ये डिसाइड नहीं किया जा रहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी को हम कैसे डिफाइन करें, या तो इसको साइंस में रखें या इसको नेचुरल साइंस माने, और अगर साइंस और नेचुरल साइंस है तो इसको हम फिर स्टडी क्यों करें, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स में हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं। और अगर पॉलिटिकल साइंस साइंस है तो साइंस की तरह क्या इसमें कोई फिक्स रूल्स या लॉज हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए क्या हुआ कि सारे जो हिस्टोरियंस थे, थ्योरिस्ट थे, उस टाइम के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो जितने भी थे, वो सब एक पॉइंट बना रहे थे और देयर वाज अ ह्यूज क्राई कि पॉलिटिकल साइंस को भाई किस डोमेन में रखें या पॉलिटिकल थ्योरी को किस डोमेन में रखें। जब हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी की, तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बेस है पॉलिटिकल साइंस का। जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी उसका बेस्ड होता है, क्योंकि किसी भी साइंस को पढ़ने से पहले आपको ज़रूरी होता है कि आप उसके थ्योरीज को सबसे पहले पढ़ें। तो क्वेश्चन ये इमर्ज होने लगा कि क्या पॉलिटिकल थ्योरी इतना केपेबल है कि वो सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाए और सारे आंसर जितने भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उनका दे पाएगा। तो इस कारण हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में 3 तरीके के फेज जो है इमर्ज होते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी के जो 3 फेजेस जो इमर्ज होते हैं प्री बिहेवियरलिज्म से पहले, तो हम देखते हैं डिक्लाइन होता है पॉलिटिकल थ्योरी में। डिक्लाइन इन पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब ये होता है कि लोग ये मान रहे थे, या थ्योरिस्ट ये मान रहे थे, साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पतन के दौर पे है, कि मतलब वो डिक्लाइन कर रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरे जो है वो तो डायरेक्ट डिक्लेयर करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी डेड है, वो कि मर गया है, अब उसको रिवाइव कर ही नहीं सकते, तो पॉलिटिकल थ्योरी नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जो तीसरे लोग थे वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी अभी भी जीवित है, बट उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है बाय रिफॉर्मुलेटिंग इट्स पॉलिसीज एंड थ्योरीज। जब ये 3 लोग आए तो अब क्या हुआ कि 2 सेपरेट सेट ऑफ साइंटिस्ट बने, या सेट ऑफ थ्योरिस्ट बने, या सेट ऑफ स्कॉलर्स बने, जो ये मानते थे कि एक मानते थे पॉलिटिकल थ्योरी डेथ हो गई है और डेथ और या डिमाइस हो गया है, और दूसरे लोग ये मानते थे कि नहीं भाई पॉलिटिकल थ्योरी अभी भी है, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। अब क्या हो रहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी डेड इसलिए बना दिया गया था क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 17, 18, 19th सेंचुरी में हम ये देख रहे हैं कोई फिक्स्ड आइडियाज़ पे ही जो है पॉलिटिकल थ्योरी चल रहा है, जैसे लिबरलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, ये सारे फिक्स्ड आइडियाज़ हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो 19th 20th सेंचुरी में जब वो आ जाता है तो लोग ये मानने लगते हैं कि भाई देखो एक ही चीज़ को पढ़ पढ़ के हमें ये समझ में आ गया कि पॉलिटिकल थ्योरी में कोई नई चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो दैट्स वाई पीपल और दी साइंटिस्ट और दी थ्योरिस्ट स्कॉलर्स जो थे वो ये डिक्लेयर करते थे भाई पॉलिटिकल थ्योरी डेथ है। अब जब डेथ की बात हुई है तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, पूरा सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये बिगिन होता है आपका 1950s में। और 1950s में हम देखते हैं कि बिहेवियरल रेवोल्यूशन आता है जहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी को डेथ बना दिया जाता है। अब ये जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन होता है, ये बिहेवियरल रेवोल्यूशन ये बोलता है कि देखो भाई सब चीज़ को साइंस की नज़रों से देखना शुरू कर दो, साइंटिफिक होना चाहिए, हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट, एक एम्पेरिकल अप्रोच होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होना चाहिए। और जिस वजह से पॉलिटिकल थ्योरी इन सब में जब लैक कर रहा है तो इसको हम डेथ डिक्लेयर कर देते, डेथ या डिमाइस हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब जब डिक्लाइन की बात की है तो उसके सबसे बड़े जो फादर होंगे, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, दोनों में ही हम देखते हैं डेविड ईस्टन का हम नाम बहुत इम्पॉर्टेंट आता है। जब हम डेविड ईस्टन की बात करते हैं तो डेविड ईस्टन जो है वो 1950s में क्या करते हैं, अमेरिका में एक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल साइंस का, वहाँ पे जाके ये डिक्लेयर करते थे भाई पॉलिटिकल थ्योरी डेथ हो गई है, पॉलिटिकल थ्योरी इज नो मोर। जब वो ये बात कह देते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर्स और थिंकर्स और स्कॉलर्स जो होते हैं, जैसे पीटर लास्लेट होते हैं, रॉबर्ट ढाल हो गए, अल्फ्रेड कॉबिन हो गए, डांटे जर्मिनो हो गए, डेनियल बेल हो गए, एस.एम. लिपसेट हो गए, रेमंड एरॉन हो गए, नील राइमर हो गए, ये सब डिक्लेयर करते हैं भाई पॉलिटिकल थ्योरी डेथ है।
अब उसके साथ हमें एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस ये करनी चाहिए कि जैसे रॉबर्ट ढाल हो गए, रॉबर्ट ढाल जो है वो एक कंपैरेटिव के भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं जब डेनियल बेल, तो डेनियल बेल जो है उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। जब हम एस.एम. लिपसेट की बात करते हैं तो उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है द पॉलिटिकल मैन। जब हम नेक्स्ट सेट ऑफ थिंकर्स पे आते हैं कि भाई क्या हुआ कि जब ये डिक्लाइन या डेथ की तरफ जाने लगा, तो 1971 में क्या होता है कि जॉन रॉल्स जो है अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस लेके आता है, और ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस होता है पॉलिटिकल थ्योरी में एक बूम कर जाता है। क्यों बैंग ऑन कर जाता है? क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कोई भी नई थ्योरी जो है पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं आ रही थी, और जस्टिस जैसे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स या कॉन्सेप्ट जब एमर्ज होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, तो हम देखते हैं कि एक बैंग ऑन होता है, और इसके कारण जो स्कॉलर्स हैं वो रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं। अब इसके जो सबसे बड़े जो नाम है उसमें से सबसे बड़े सबाइन आएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी का जो रिवाइवल में या पॉलिटिकल थ्योरी का नाम में सबसे बड़ा जो थिंकर आता है वो है जीएस सबाइन। सबाइन के साथ हम देखते हैं, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि बर्लिन का जो है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में बात की गई है। फिर लियो स्ट्रॉस है, हाना आर्डेंट है जो एक टोटालिटेरियन थिंकर है और उनकी बहुत सारी बुक्स भी है। एरिक वॉगलिन है, डेविड ईस्टन है अगेन, क्योंकि आगे हम जाके देखेंगे कि कैसे वो बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म दोनों के एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। माइकल ओकशॉट भी है, रॉल्स तो मैंने बताया दिया उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है। रॉबर्ट नॉजिक की एंटाइटलमेंट थ्योरी है जो अपोज करते हुए रॉल्स को रॉबर्ट नॉजिक अपना एमर्ज करते हैं और एक लिबर्टेरियन थिंकर भी है। हर्बर्ट मर्क्यूज भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म के जब बीच में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो बिहेवियरलिज्म का जो स्टार्ट होता है वो 1930s से होता है, और 1930s में दो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स है जिनका एक नाम है चार्ल्स मेरियम और डेविड ईस्टन के स्टार्ट कंट्रीब्यूशन से बिहेवियरलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं फैक्ट्स को, कि कोई भी बिहेवियरलिज्म का अगर सपोर्टर होगा वो साइंस पे फोकस करेगा, और जब साइंस की जो बात करेगा वो फैक्ट्स और फिगर्स को बहुत इंपॉर्टेंट देगा और वैल्यूज को इग्नोर करेगा। तो जिसके कारण हम देखते हैं कि बिहेवियरलिज्म इज समवेयर वैल्यू न्यूट्रल, कि वैल्यूज को वो सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं कि बिहेवियरलिज्म जो है अभी तक जो भी चीजें चल रही थी, द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, द एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स की मैंने समझाया था कि जितनी भी थ्योरीज अभी तक थी पॉलिटिकल थ्योरीज में, उन सबका रिएक्शन था बिहेवियरलिज्म। उसका नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ये क्लेम करता है प्योर साइंस का। ये प्योर साइंस, ये साइंस पे बिलीव करता है जहाँ पे एम्पेरिकल अप्रोच है। एम्पेरिकल अप्रोच मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, जहाँ पे वो एक ग्रेटर रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में अभी तक सब कुछ नॉर्मेटिव चल रहा था बिहेवियरलिज्म से पहले। जब बिहेवियरलिज्म आया तो सोसाइटी में नॉर्मेटिव से सब कुछ एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो गया। उसके बाद ये बात करता है मेथोडोलॉजी की। क्यों? क्योंकि हर साइंस जो है वो मेथड्स पे बेस्ड होता है, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये वैल्यू फ्री होता है, वैल्यू न्यूट्रल होता है, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं ये क्वांटिफाइबल या क्वांटिटी पे बेस्ड होता है, जिसके कारण हम देखते हैं ये यूनिफॉर्मिटी को बताता है, और ये बोलता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, कि अगर किसी को चोट लगेगी तो उसको दर्द होगा तो वो रोएगा ही रोएगा। तो ह्यूमन नेचर को वो ऑब्जेक्टिफाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उसको बेस्ड कर देता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे, साइंटिफिक टेस्टेबल हाइपोथेसिस पे। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म की, जो बिहेवियरलिज्म का उसके बाद एक तरीके से रिएक्शन के तौर पे आया है, तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो दोनों ही चीज एक्सेप्ट करता है, फैक्ट को भी वैल्यू को भी, और इस वजह से हम देखते हैं कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म में वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले भी करता है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म की, तो जैसे कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एक अभी भी है अमेरिका में, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंस का एक तरीके का प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल पे। उसमें डेविड ईस्टन जो है खड़े होकर बोल देते हैं कि देखो भाई, पॉलिटिकल थ्योरी जो है डेथ है, ठीक है, और इस वजह से हमें उसको नॉर्मेटिव से एम्पेरिकल बनाने की जरूरत है। सिमिलरली 1969 में अगेन वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में जानते हैं 1969 में, और वहां जाके वो ये बोलते हैं कि नहीं भाई, मेरी ये गलती थी, और इस वजह से हमें जो है जितना पॉलिटिकल थ्योरी का जितना भी इंसाइट्स है उसको हम वैल्यू और न्यूट्रलिटी वैल्यू और फैक्ट्स के साथ दोनों हम देख के उसमें हम चेंजेस या फिर
गलतियों को सही कर सकते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं बिहेवियरलिज्म में, वो एक्चुअली डेवलप किए जा रहे हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म के थ्रू। इसके बाद ये बात करता है पॉजिटिव रोल की, अनवेरिफाइबल एक्सपेक्ट्स की, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं ये एम्पेरिकल मेथड्स की बात नहीं करेगा, ये बात करेगा नॉर्मेटिव मेथड्स के, नॉन एम्पेरिकल मेथड्स की। कि एम्पेरिकल मेथड्स के अलावा भी हम देखते हैं कि कुछ नॉर्मेटिव मेथड्स है, कुछ नॉन एम्पेरिकल मेथड्स है, जैसे कि थ्योरेटिकल डाटा है। अब यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो सोशल साइंस को दी गई है, जो कि डायनेमिक है नेचर में, क्योंकि जो नेचुरल साइंस है या प्योर साइंस है उसके फिक्स्ड आइडियाज है, बट सोशल साइंस इज नॉट फिक्स्ड, इट हैज डायनेमिक इन नेचर। वो फिक्स्ड नहीं हो सकता है, वो हमेशा डायनेमिक होगा नेचर में। फिर ये बात करेगा क्वालिटेटिव सोशल रियलिटी और फिनोमिना की, कि क्वालिटेटिव सोशल रियलिटी की हर किसी का अपना एक रियलिटी होगा, अपना एक समझने का तरीका होगा, और इसलिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म बात कर रहा है कि हर सोशल रियलिटी का एक क्वालिटी होता है, ना कि क्वांटिटी होगा। क्योंकि बिहेवियरलिज्म बात कर रहा था क्वांटिटी की, पोस्ट बिहेवियरलिज्म बात करेगा क्वालिटेटिव सोशल रियलिटी की। उसके बाद जब क्वालिटेटिव सोशल रियलिटी की ये बात करेंगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म, तो ऑब्वियसली वो डाइवर्सिटी की भी बात करेंगे, और जब डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो वो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन नेचर की भी बात करेंगे। जब वो सब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज को भी इम्पोर्टेंस देंगे, और जिसके हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे कि ऑस्टिन रैने, पीटर एच मार्कल। उसके बाद हम देखते हैं 8 tenets ऑफ बिहेवियरलिज्म बाय डेविड ईस्टन और 7 tenets ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म बाय डेविड ईस्टन, जिसको हम क्रेडो ऑफ रेलेवेंस भी कहते हैं। तो 8 tenets में हम देखते हैं रेगुलरिटी, जैसे मैंने बताया यूनिफॉर्मिटी। क्यों? क्योंकि ये लोग एक प्योर साइंस पे डील कर रहे थे बिहेवियरलिज्म, तो जिसके कारण ये सेट ऑफ रूल्स जो है वो सेट ऑफ रूल्स जो है वो ये बोल रहे थे कि अगर ये रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आएगा। तो ये रेगुलरिटी या यूनिफॉर्मिटी पे बेस्ड था। वेरिफिकेशन, कि भाई आप टेस्ट करके बता रहे हैं, कि ऑब्जर्व करके बता रहे हैं कि ये आप वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे वर्क करिएगा तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। टेक्निक्स, मेथड्स, क्वांटिफिकेशन की क्वांटिटी पे बेस्ड था। सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यू, जैसे मैंने बताया था वैल्यू फ्री या वैल्यू न्यूट्रल था ये, ठीक है। सिस्टमेटाइजेशन, कि हर चीज को सिस्टम के अकॉर्डिंग या मेथड्स के अकॉर्डिंग किया जा रहा था, इसको प्योर साइंस बनाया जा रहा था। और लास्ट में हम देखते हैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा था। जब 7 tenets ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात करते हैं, दैट इज द क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्सटेंस की इंपॉर्टेंस है, ना कि टेक्निक की। जब सब्सटेंस की इंपॉर्टेंस होगी तो हम देखते हैं सब्जेक्टिविटी भी आएगी। जब सब्जेक्टिविटी आएगी तो एम्फोसिस ज़्यादा सोशल चेंज भी होगा। जब सोशल चेंज की बात होगी तो वो ज़्यादा रियलिटी के क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि आप सब्जेक्टिव और डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग आप टेक कर रहे हैं। जब हम देखेंगे कि ये वैल्यू वैल्यू फ्री था या वैल्यू न्यूट्रल था, ये वैल्यू लेडन होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वैल्यू की बात करेगा। जब ये वैल्यूज की बात करेगा तो ह्यूमन वैल्यूज को भी इनकॉर्पोरेट करेगा। देन ये बात करेगा एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च की। एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च करना है कि हर इंसान की कैसे या फिर हर चीज का समझने का तरीका सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन होगा रिसर्च का, कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं इसमें अपनी बातों को रखेंगे। सो विद दिस आई होप यू लाइक माई वीडियो एट द एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।